आखिर तमराज किल्विस का अंधेरा कायम रहा। अरे तमराज किल्विस का अंधेरा चला गया। हाँ, आपको समझ में आया तमराज किल्विस कौन थे? अरे जिसने पुराना देखा होगा शक्तिमान वीडियो, उनको पता चल गया होगा कि आखिर आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर या आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइट के बारे में। जी हाँ, लाइट। आखिर हम किसी भी चीज़ को देख कैसे पाते हैं? आखिर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई क्यों पड़ता है? इसका फिनोमिनन क्या है? इसका रीज़न क्या है? फिजिक्स इसके पीछे की क्या है? आखिर ये फिजिक्स हमें क्या बताता है? हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उस देखने के पीछे का रीज़न क्या है? उसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या है? तो आज हम इस वीडियो के लेक्चर में इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर लाइट है क्या, लाइट काम कैसे करता है, लाइट कितने प्रकार के हैं। ये प्रकार जानना ज़रूरी नहीं है। लाइट का कलर क्या है ये जानना ज़रूरी है। लाइट के कलर में अलग अलग जो कलर्स वेरिएशन आते हैं वो कैसे आते हैं। लाइट का प्रोपगेशन मीडियम कैसा होता है, और क्या लाइट वास्तव में सीधा स्ट्रेट ट्रेवल करता है। ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जिसने अभी तक हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है वो ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक लाइट के ऊपर। एंटिटीज, आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को देख कैसे पाते हैं। आप कहेंगे सर लाइट है इसलिए देख पाते हैं। तो आखिर लाइट ऐसा क्या है जो हमें किसी भी चीज़ को विजुअल बनाता है या देखने के योग्य बनाता है? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है? तो इसका आंसर आपको देना होगा आँख, आई। जी हाँ, लाइट की वजह से तो हम देख पाते हैं, बात सही है, लेकिन वास्तव में उस चीज़ को दिखाने का काम कौन करता है? वो काम किसका है? वो काम हमारे आँखों का है। तो आखिर आँखें उस चीज़ों को कैप्चर कैसे कर पाती हैं? देखो, आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से एक ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे पास आँख है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आँख का अपना मेजर रोल है। तो रोल वो ये करता है, हर ऑर्गन का एक अपना काम है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, लेना। तो हमारी आँखों का काम क्या है? रोशनी को लेना। आँख क्या करता है? रोशनी को लेता है। तो रोशनी को लेने का मतलब क्या हुआ? रोशनी को ही लाइट बोलते हैं, पर परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आँख क्या करता है, उसके पास जब कोई रेज आती है या लाइट्स आते हैं तो उसको क्या करता है? वो एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने के बाद वो अपना कुछ कैलकुलेशन करता है और उसके बाद हमको दिखाई पड़ता है। वो क्या कैसे होता है वो हम अगले किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर में, जब ह्यूमन आई की हम बात करेंगे। तो मेन बात ये आती है कि आखिर हम कुछ देख कैसे पाते हैं। अभी आपने देखा स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं जल रहा था, स्टार्टिंग की वीडियो में बिल्कुल ब्लैंक था, अंधेरा था, बिल्कुल काला काला था, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने तमराज किल्विस का जादू को हटाने की कोशिश की, यानी कि जैसे ही मैंने टॉर्च को ऑन किया, वैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि कुछ समय के लिए मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था और कुछ समय के लिए नहीं। आखिर ये फिनोमिनन कैसे हो रहा था? आखिर लाइट ऐसा क्या इफेक्ट दे रहा था जिसकी वजह से हम देख पा रहे थे? तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है, उस रोशनी की वजह से हम देख क्यों पाते हैं? तो वास्तव में जो देखने का काम होता है वो मेन फंक्शन उसका होता है रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? तो देखो, रिफ्लेक्शन वो होता है, किसी भी चीज़ को देख पाने का एक फिनोमिना है। फिनोमिना कहने का मतलब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद वो लाइट वापस हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर, यानी परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जब आंखों तक पहुंचती है तो आंख उस इमेज को क्या करता है? क्रिएट करता है, और हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि ये इमेज फॉर्म हुआ है, और उस इमेज को फिर हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी और रोशनी से उस टकरा कर वो वापस नहीं आएगा, वो रेज वापस नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को हम क्या कर सकते हैं? देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है? तो इसका जवाब है हाँ, लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है। लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है। इसका मतलब कि लाइट एक सीधी सी रेखा है। कहने का मतलब, जैसे हमारे पास एक लेज़र लाइट है। इस लेज़र लाइट का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो अगर मैं इसको ऐसे रखने की कोशिश करूंगा तो आपको देखेंगे ये थोड़ा सा ब्रल टाइप का हो चुका है। यानी कि यहाँ से ये क्या हो रहा है? फैल जा रहा है, फैल जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे ये फैल गया है। इस फैलने का मतलब क्या हुआ है? जैसे कि ये लाइट क्या सीधे प्रोपगेट कर रही है? सीधा प्रोपगेट कर रही है? आप कहेंगे हाँ सर, सीधा प्रोपगेट कर रही है। यानी कि लाइट एक तरह की एक सीधी सी लाइन है।
लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है आपके हिसाब से? हाँ भाई, हमारे हिसाब से क्या, साइंस के हिसाब से लाइट हमेशा क्या करती है, सीधा ट्रैवल करती है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। लाइट की कुछ टेंडेंसी होती है, लाइट का कुछ नेचर होता है, लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हम बात करेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, इस टॉर्च को मैंने ग्लो किया था। इस टॉर्च को ग्लो करने के बाद आप देख रहे होंगे ढेर सारे रेज निकल रहे हैं, ढेर सारे रेज निकल रहे हैं। यानी टॉर्च को ग्लो करने के बाद जो चीज़ निकला वो रे कहलाएगा या कुछ और कहलाएगा? तो देखो दो टर्म आते हैं यहाँ पे, एक होता है रे या रेज बोलो, जो भी बोलो, इसको हिंदी में बोलते हैं किरण या किरणें बोल दो अगर रेज लगा हुआ है तो। एक होता है बीम, बीम को बीम ही बोलेंगे, लाइट बीम बोलेंगे, ठीक है। तो बीम और रेज में अंतर क्या है, पहले मेन डिफरेंस हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर लाइट का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखो बीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज। सीधे सीधे फंडा में बीम क्या है, ग्रुप ऑफ रेज। बीम को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रेज बोलेंगे। यानी कि बहुत सारे जब रेज मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बीम्स बनाते हैं। यानी कि अगर इसको हम एक सिंगल, ये अगर हम इसमें ढेर सारे रेज को बना दें तो ये क्या बन जाता है, एक बीम बन जाता है, एक फोकस बन जाता है। ढेर सारी रेज निकल रही है, इतनी मोटी सी बीम निकल रही है, और वो बीम क्या कहलाएगी, वो फिर इस टर्मिनोलॉजी में आ जाएगी। लेकिन हम इसी बीम्स में जो कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ रेज में, उसमें से छोटे छोटे केवल हम सिंगल रेज की बात करें, सिंगल अगर जो ग्रुप्स बन रहे हैं इसके छोटे एलिमेंट्स की बात करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, रे बोलेंगे या किरण बोलेंगे, ठीक है। तो हम जब भी एनालिसिस करेंगे अपने इस पूरे टॉपिक में तो हम किसकी बात करेंगे, रे की बात करेंगे, क्योंकि हमको पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेज नहीं लेना है, बीम्स की बात नहीं करनी है। हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर रे की बात करना है जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता हो, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में जब भी हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, रे की बात करेंगे, ना कि बीम की बात करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो होता क्या है, चूंकि सन एक सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास लाइट का, तो सन क्या करता है, लाइट्स को इमिट करता है। अब वो लाइट क्या होता है, पूरे के पूरे जगहों से ट्रैवल करता हुआ हमारे पास आता है। अब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उसकी कुछ रेज हमारे आंखों में आती है। याद रखिएगा, कुछ ही रेज आती है, सारी रेज आ जाएगी तो आप ही जल जाओगे, है ना। इसीलिए हम बात करते हैं किसकी, रेज की, ना कि बीम्स की करते हैं, ठीक है। तो हमको उस ऑब्जेक्ट से जितनी केवल लाइट टकरा के वापस आती है तो उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करते हैं, हमारे आँखें जो होती हैं ऑटो फोकस होती हैं। सबसे बेस्ट कैमरा है हमारे पूरे विश्व में, इसके जैसा कैमरा आज तक नहीं बना है, ऑटो फोकस्ड होती हैं। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के वापस हमारी आंखों पे आता है तो आंख उसका क्या करता है, इमेज क्रिएट करता है। आई क्या करता है, उसका एक इमेज क्रिएट करता है, चित्र बनाता है ना। उस चित्र की वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपर दिखाई पड़ता है। ये तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या आपके हिसाब से लाइट जो है वो सीधा ही ट्रेवल करती है, मेरा पहला क्वेश्चन ये था, तो मेरा उत्तर है कि ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ट्रेवल करने से पहले एक चीज़ हम और जानेंगे कि आखिर हमारा जो लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स सन था, तो क्या जो सन से जो लाइट आता है तो वो कैसे आता है, हाँ आखिर कैसे आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट एक वेव का फॉर्म है। लाइट एक वेव का फॉर्म है। वेव का फॉर्म कहने का मतलब तो सबसे पहले तो लाइट एक एनर्जी है। सबसे पहले जान लो आप कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है। और एनर्जी किस फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में है। वेव के फॉर्म का क्या मतलब है सर, जैसा कि आवाज़ है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे से बोलने से जो आवाज़ निकल रही है, जो साउंड है, वो साउंड भी कौन सा एक है, एनर्जी का फॉर्म है। वो किस रूप में प्रोपगेट कर रहा है, तो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट कर रहा है। चूँकि ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्यों है सर, तो क्योंकि ये वोकल कॉर्ड से होता है। वोकल कॉर्ड हमारे वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकलती है और एक वेव जनरेट होता है। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव की एनर्जी है। उसी प्रकार लाइट भी एक एनर्जी है, लेकिन उसका फॉर्म कौन सा है, कौन सा फॉर्म है, वेव फॉर्म है। और उस फॉर्म को बोलते हैं हम ईएम वेव। कौन सा वेव बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं। तो लाइट का जो फॉर्म होता है वो कौन से फॉर्म में लाइट होती है, हमेशा ईएम वेव में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैसे इसको बोलते हैं, ठीक है। आपको दिख जाएगा, एनिमेशन मैंने लगाया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो कैसा होता है, क्यों होता है भाई, ये जानना भी जरूरी है। तो क्या लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे मैं साउंड को तो बोल रहा हूँ, साउंड को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है? एक मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है। वो मीडियम कौन सा है? एयर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको कोई चीज़ सुनाई देती थी, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि आखिर साउंड कैसे सुनाई देता है। बात अगर लाइट की करें तो क्या लाइट को भी ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है? तो आंसर है नहीं। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्यों? क्योंकि लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वेव ऐसे प्रकार के वेव होते हैं जो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, वो एयर में ट्रेवल कर सकते हैं, वो किसी ऑपेक चीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं, या मैक्सिमम जिस चीज़ों में वो जितने रिजनेबल है वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे वेव क्या कहलाते हैं? EM वेव कहलाते हैं। जैसे आपके मोबाइल के सिग्नल, हाँ, आपका मोबाइल का सिग्नल भी एक EM वेव सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। इसके बारे में आप अपर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। अभी हम यहाँ केवल लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वास्तव में लाइट अगर EM वेव सिग्नल है तो इसका मतलब ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। कहीं भी ट्रेवल करने का मतलब मैंने क्या बोला? ये कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकता है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेगा, एयर में भी ट्रेवल कर लेगा, किसी ग्लास मीडियम से भी ट्रेवल कर लेगा, या किसी और भी मैटर से भी ये क्या कर सकता है। इसके लिए मैटर कोई मायने नहीं रखता है। लाइट वेव के लिए क्या होता है? मैटर कोई मायने नहीं रखता है। ये किसी भी मीडियम में क्या कर सकता है? प्रोपगेट कर सकता है, चल सकता है, गमन कर सकता है। हिंदी भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये था लाइट का थोड़ा बेसिक फंडा कि आखिर लाइट है क्या, लाइट कहाँ कहाँ चल सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब सूरज से हमारे पास रोशनी आ रही है तो कैसे आ रही है, कौन से फॉर्म में आ रही है? वेव के फॉर्म में आ रही है। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है। तो ये लाइट एनर्जी प्रोपगेट करते हुए, और प्रोपगेट कर रही है तो किस स्पीड से प्रोपगेट कर रही है ये भी जान लेते हैं। तो आपको पता है लाइट की स्पीड क्या होती है? कौन बताएगा? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड होती है। कहाँ पे? कहाँ पे? ये 3 × 10⁸ कहाँ होती है? ये होती है स्पीड किसकी? वैक्यूम में। और इसी के अप्रॉक्स स्पीड जो होती है वो भी क्या होती है? एयर में भी होती है। बाकी सब्सटेंस के लिए थोड़ा अलग अलग होता है, उसके लिए हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लाइट की स्पीड जो है वो कितनी है? अप्रॉक्स 3 लाख मीटर पर सेकेंड है। 3 लाख नहीं कर सकते, 300 लाख कर सकते हैं इसको, 10⁸ है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आखिर जब कोई चीज़ अच्छा, जब लाइट जब होता है, एक और टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, जिसकी हम बात करेंगे, डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं यहीं पे। डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? डिफ्रैक्शन वास्तव में क्या होता है? डिफ्रैक्शन जैसे कि लाइट हमारा प्रोपगेट कर रहा है। लाइट क्या कर रहा है? प्रोपगेट कर रहा है। इसको जरा रब करते हैं, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो आज हमको डिस्कस करनी है हम जरा उसको भी लिख लेते हैं ना, तो चीज़ें ज़रा आसान हो जाएंगी, हमको पता रहेगा कि वास्तव में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? डिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले जरा टर्मिनोलॉजीज को लिख लेते हैं, किसको किसको पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं विवर्तन, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड वाले ही बच्चे हैं। डिफ्रैक्शन है। और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद रिफ्लेक्शन, इसको बोलेंगे हम परावर्तन। और पढ़ लेंगे इसके बाद रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे अपवर्तन। और इसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, जैसे में आप पढ़ सकते हैं हम लोग स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। और 2 टर्मिनोलॉजी और जान लेंगे इसके बारे में, जिसको हम वेवलेंथ किसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। और पढ़ लेंगे हम एक स्पेशल केस TIR का, ठीक है। वेवलेंथ को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और ये उसके बारे में मैं बात बता दूंगा। स्कैटरिंग में क्या होता है वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले डिफ्रैक्शन क्या है, आखिर डिफ्रैक्शन कहते किसको है ना। तो देखो होता क्या है, लाइट की एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी क्या होती है कि मान लो कि मैं सीधा चल रहा हूँ,
मुझे बोला जाए कि भाई तुमको यहाँ से लेकर वहाँ तक सीधा चलना है, तो हम क्या करेंगे, बुद्ध की तरह, रोबोट की तरह क्या करेंगे, सीधा चलते चलेंगे। रास्ते में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके ऊपर चढ़ते चले जाएंगे और एकदम सीधा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि लाइट वास्तव में कैसा है, लाइट क्या एक स्ट्रेट वेव है, क्या स्ट्रेट बीम है? नहीं, लाइट वास्तव में स्ट्रेट नहीं होता है। लाइट क्या है, ईएम वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो वेव होता है वो वेव कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। चूंकि इसका साइज इतना छोटा होता है, नैनोमीटर में इसकी साइज होती है, इस वजह से हम इसको कैसे देख पाते हैं, ऐसा देख पाते हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन की तरह, एक रेस की तरह। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको रे बोलते हैं या रेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दिखाई कैसा देता है, ओवरऑल एक सीधा लाइन की तरह दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में लाइट का इमेज कैसा होता है, वेवफॉर्म कैसा होता है, कुछ ऐसा। जब इसको बहुत ज़्यादा जूम करोगे आप, जैसा कि आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा होगा, जब इसको बहुत ज़्यादा जूम करोगे आप तो लाइट कैसा दिखाई देगा आपको, कुछ इस वेवफॉर्म की तरह दिखाई देगा। तो वास्तव में लाइट क्या है, एक वेवफॉर्म है। और वेव कैसे जनरेट होता है, ऊपर नीचे, यानी कि उसमें कुछ हाईएस्ट पॉइंट होंगे, कुछ पीक पॉइंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, एक लाइट है, लाइट का रे है ना। तो लाइट एक वेवफॉर्म के रूप में हुआ। तो वास्तव में जब लाइट ट्रेवल करता है और जैसे ही मान लो वो सन से लाइट चलना शुरू हुआ, सन से हमारा नेचुरल लाइट आ रहा है, नेचुरल लाइट क्या कर रहा है, जब पूरा ट्रेवल कर लिया उसने वैक्यूम को, तो उसके बाद वो हमारे अर्थ में आया। और आपको पता है अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, गोल है। अर्थ कैसा है, गोल है। और इसके आउटर एरिया में क्या होता है, हमारा क्या है, एक लेयर है। कौन सा लेयर है, अरे भाई जिसको हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक लेयर, है ना, वातावरण है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ढेर सारे क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सारे क्या मिलके हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं पूरा का पूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर बोलते हैं। तो वास्तव में जब लाइट ये प्रोपेगेट करता हुआ इस मीडियम में ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, वो क्या ये सीधा का सीधा ट्रेवल कर जाता है, नहीं। वास्तव में क्या होता है, जब छोटे छोटे जब टाइनीज पार्टिकल होते हैं, तो लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि ये मान लो कि ये वाला इसका पार्ट जो है एकदम बिल्कुल सीधा वाला है, ठीक है। अगर इसको सीधा एक लाइन बनाए हम और इस लाइन से हम देखिए कितना डिफ्रैक्टेड है, तो जरा हमको दिखाई देगा ये कुछ एंगल से ऐसा है, कुछ एंगल से ऐसा है, कुछ एंगल से ऐसा है, ऐसे करके कुछ ये लाइट मूव कर रहा है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब किसी छोटे पार्टिकल से जब ये लाइट टकराता है, तो टकराने के बाद ये वाली लाइट सीधा इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। जब ये वाली रेज यहाँ पहुँचेगी तो ये कुछ इधर जाने की कोशिश करेगी, कुछ ये वाली रेज जो सीधा जाएगी वो कुछ इधर जाने की कोशिश करेगी। ये लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्ट होने लगता है, विवर्तित होने लगता है। विवर्तित कहने का मतलब होता है, या डिफ्रैक्शन कहने का मतलब होता है कि लाइट जो है अपने पाथ से थोड़ा बहुत भटक जाता है। भटकने का भी मतलब ये नहीं कि लाइट का पूरा बीम ही कहीं चला गया, लाइट कई हिस्सों में बढ़ जाता है ना। लाइट क्या होता है, कई हिस्सों में बढ़ जाता है। चूंकि लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से किस रूप में आता है, ये फोटॉन्स के रूप में आता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये फोटॉन्स क्या है। तो जब ये लाइट जब हमारे एटमॉस्फेरिक में एंटर करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो लाइट क्या, एटमॉस्फेयर में क्या, एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद ये जिस ऑब्जेक्ट से टकराता है, जिस मैटर से टकराता है, ये क्या करता है, कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा क्या करना शुरू कर देता है, बेंड होना शुरू हो जाता है। बेंड होने का मतलब वहाँ से वो थोड़ा हल्का रिफ्रैक्ट हो जाता है, बट जाता है। रिफ्रैक्ट होने का मतलब डिफ्रैक्ट होना, रिफ्रैक्ट होना नहीं बोलेंगे, इसको डिफ्रैक्ट होना बोलेंगे, है ना। डिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी लाइट है, मान लो कि ये लेज़र लाइट है, ये इसका पिन पॉइंट है। जब इसके पिन पॉइंट पे मैं लेज़र लाइट को देता हूँ, तो आप देख पा रहे होगे, अगर इसका लेज़र लाइट यहाँ पड़ा तो आप देखोगे तो कुछ हिस्सा नीचे की तरफ भी दिखाई दे रहा है, कुछ हिस्सा आपको ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चूँकि ये बीम है, ये लेज़र बीम है, तो लेज़र बीम में भी क्या होता है, ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेज हैं। बीम है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है। तो इसके जो छोटे छोटे रेज होते हैं, ये किसी छोटे पार्टिकल पे जाकर क्या हो जाते हैं, टकरा के अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, अलग अलग मुड़ जाते हैं। यही फिनोमिनन क्या कहलाता है आपको, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि लाइट को चलना था कहाँ, सीधा, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट आया, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स आए, और टाइनी पार्टिकल्स की वजह से क्या हुआ, वो थोड़ा सा मूव कर गया, और ये मूव करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाई, हमारी डिफ्रैक्शन कहलाई। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे। तो रिफ्लेक्शन का सीधा सीधा फंडा अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का आप देख सकते हो, वो होता है मिरर। रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है,
वो एग्जाम्पल है मिरर का। आपने देखा होगा मिरर कौन सा होता है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? अरे मिरर, प्लेन मिरर है ना। मिरर भी दो टाइप के हैं, नहीं पता? बताएंगे अभी। तो आपने कहाँ देखा है लाइट का रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल? सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा है जब आप नहा के आते हो और आपका जब अपने केशों को संवारना होता है। हाँ हाँ, केस बोलते हैं इसको यार हिंदी में, जुल्फ़े हमारे। मेरे पास तो थोड़ा कम हो गया लेकिन आपके पास बहुत है ना। तो केसों को जब आपको संवारना होता है, अपने बालों को क्या होता है, कॉम्ब करना होता है, कंघी करना होता है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? बहुत से स्टूडेंट्स होंगे हमारे जो हीरो स्टाइल हाथ लगाया काम बन गया, है ना। लेकिन वास्तव में अगर आप फिजिकली देखो, नॉर्मल तौर पे जिसको भी अपने बालों को संवारना हो वो क्या करता है? सबसे पहले मिरर के सामने खड़ा होता है, शीशे के सामने खड़ा होता है। तो वो शीशा कौन सा शीशा होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे? आपके ड्रेसिंग टेबल्स में लगे होते हैं। इन इट इज़ रिफ्लेक्शन के बारे में और जानने से पहले हमको जान लेते हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। ये ज़रूरी है, इसके बाद उसको समझना, उन सारे टर्मिनोलॉजी को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ मिरर यानी कि दर्पण के प्रकार, मिरर को ही दर्पण बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो दो तरह के मिरर होते हैं तुम्हारे। दो तरह के मिरर कौन कौन से होते हैं? तो भाई देखो दो तरह के मिरर कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, है ना। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अब भाई कंफ्यूज मत हो भाई, प्लेन को बोलते हैं समतल, हिंदी वाले परेशान ना होना है, साथ हैं तुम्हारे हम। और स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोलीय, है ना। दर्पण जोड़ लेना अपने से। तो दो तरह के मिरर हो गए, एक प्लेन होता है और एक स्फेरिकल होता है। तो प्लेन मिरर कौन सा होता है? देखो प्लेन मिरर वही होता है जो मैंने बताया कि फोटो तुम लोग कहाँ देखते हो, ऐसा एकदम बिल्कुल नॉर्मल प्लेन शीशा होता है ना, जिसमें आप लोग क्या करते हो, अपना चेहरा देखते हो। वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर कहलाता है। आखिर ये प्लेन मिरर क्यों कहलाता है भाई? प्लेन मिरर क्यों कहलाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो मिरर का फंडा क्या है? प्लेन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा है, ये मान लो मिरर का है, प्लेन है। प्लेन कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल सपाट है, सारा का सारा जो इसका एरिया है बिल्कुल इक्वल है, समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और देखो इसके पीछे कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग किसकी होती है? कोई भी मेटेलिक एलिमेंट होता है जो चमकदार हो, जो शाइनी हो, उसकी कोटिंग की जाती है पीछे, जिसकी वजह से लाइट क्या करे, उसको पेनिट्रेट ना कर पाए, है ना। इसीलिए ग्लास के पीछे क्या होती है? कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग किस चीज़ की होती है? सिल्वर भी कोटिंग होती है या कोई भी मेटेलिक कोटिंग होती है जो ब्राइट हो। जो ब्राइट होने का क्या मतलब है कि टोटल का टोटल जो लाइट अगर इस पर पड़े तो उससे वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे कि ये ग्लास है, इस ग्लास के पीछे भी क्या है? कोटिंग की हुई है। देखते हैं ये खुल पाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कोटिंग कैसे होती है। हाँ ये खुल तो गया, देखो देखो ये ग्लास खुल गया है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको कोटिंग कैसे होती है। देखो ये ग्लास सामने से आपको क्या दिख रहा है? शाइनी बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन देखो पीछे कैसा है ना। तो ये कोटिंग की होती है। ये कोटिंग क्यों की जाती है? कोटिंग करने का रीज़न ये होता है कि जब कोई लाइट इसके थ्रू प्रोपगेट करे तो वो क्या करे, उसको पेनिट्रेट ना कर पाए। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या है? उसको छेदते हुए बाहर की तरफ ना निकल पाए। इसीलिए क्या किया जाता है? पीछे एक शाइनी सरफेस बनाया जाता है, जिसकी वजह से जब लाइट यहाँ पर क्या होती है, जब लाइट की कोई बीम यहाँ पर पड़ती है तो लाइट की बीम अगर पड़ती है तो वापस क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। वापस क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। यही क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होला? रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट मतलब कि बाउंसिंग बैक कह दो इसको। एक टर्मिनोलॉजी है जो फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं रेज का बाउंसिंग बैक होना। तो वो क्या होता है? बाउंसिंग बैक का मतलब क्या हुआ? ये आपको रेज है, रेज इधर से आई, यहाँ गया, यहाँ टकराया और टकराने के बाद इस लाइन में चला गया। भैया ये इधर ही क्यों गया? ये रीज़न भी आप पूछोगे, भाई गया तो आखिर इधर ही क्यों गया? यही फिनोमिनॉन है किसका? प्लेन मिरर का। कि जब कोई लाइट उस पर क्या होता है, उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर, नॉर्मल के अक्रॉस अगर आती, अगर इसका नॉर्मल हम देखने चाहें तो नॉर्मल कहाँ बनेगा इसका? ये है इसका नॉर्मल। एक जो प्लेन होगा, एक सरफेस है, उस प्लेन के 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है? उस चीज़ का नॉर्मल होता है। अगर इसका मैंने नॉर्मल खींचा तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल कहलाता है। इसको आई से लिखते हैं, इसको आई बोल देते हैं। इंसिडेंट यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको आपतित, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आपतित, यानी कि जो गिर रहा है। इंसिडेंट किया, इन किया, और उसके बाद जो वापस आया, बाउंसिंग बैक आया, उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रेज। हिंदी में परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे उसको हम? परावर्तित किरण बोलेंगे, है ना। यानी कि जो आ रहा है, देखो इसमें टर्मिनोलॉजी है, क्या है? वो है इन।
इन का मतलब अंदर घुसा, रिफ्लेक्ट बाहर की तरफ निकला, जो अंदर घुसा वहीं बाहर गया। अगर हम एक रेज की बात करें तो एक रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, वही रेज जो जब रिफ्लेक्टेड होता है तो वो भी नॉर्मल के साथ क्या करेगा, उतना ही एंगल बनाएगा जितना वो क्या बनाता है, इंसिडेंट के साथ बनाता है। यानी कि अगर ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट O है और ये पॉइंट मान लो A रे है और ये है B रे, तो एंगल ऑफ, तो इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ AOP दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, POB बोल सकते हैं। यानी एंगल ऑफ AOP क्या है, I है, और एंगल ऑफ POB क्या है, R है ना। यानी कि इंसिडेंट रे हमेशा किसके होगा, बराबर, रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टीज है किसका, लाइट का प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। आपको यहाँ मेन ये समझना था कि इंसिडेंट रेस किसको बोलेंगे और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे। और ये टकरा किससे रहा है, तो प्लेन मिरर से टकरा रहा है। ये मिरर का टाइप कौन सा था, प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर से टकरा रहा है। और प्लेन मिरर कैसा होता है, जो हर जगह से क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, यानी कि इसमें कोई भी कर्व ना हो, बिना कर्व का हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर। तो जहाँ पर ये चीज़ टकराया जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस प्लेन मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। एक क्या करेंगे हम, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, लंब खींच दिए, हिंदी में बोलेंगे तो। इस जिस पॉइंट पे टकराया उस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, एक लंब खींच दिया इस तल के अंतर्गत। तो जब इसको हम लंब खींचने का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने बताया कि ये क्या करेगा, ओवरऑल कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, है ना। किसी भी प्लेन सरफेस से क्या करेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि मान लो कि ये हमारा क्या है, लाइट था, वो ये हमारा प्लेन मिरर था। इस प्लेन मिरर पे क्या कर रहे हैं हम, लाइट अगर बीम ऐसे डाल रहे हैं, बीम डालने के बाद क्या हो रहा है, ये लाइट जहाँ पे जा रही है, जहाँ पर भी लाइट गई, ये लाइट अगर कहीं पे भी जा रही है, जो आपको दिखाई पड़ रही होगी, मैं इस एंगल पे दे रहा हूँ लेकिन लाइट कहाँ जा रही है, आपके पास जा रही है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट आपके पास जा रही है ना। तो ये इस एंगल से दे रहा हूँ लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, आपके पास जा रही है। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और जब हम इधर से एंटर कर रहे हैं, निकल किधर से रहा है, इधर से बल रहा है, तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है ये कहलाएगा इन हो रहा है, तो इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। बाहर निकलते समय क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये है पहला नियम किसका, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का। दूसरा नियम इसका क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक प्लेन जहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसका नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट। इंसिडेंट रे कहाँ आ रहा है, यहाँ तक आया। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। नॉर्मल कहाँ से खींचा गया, इसी से खींचा गया। और ये प्लेन क्या है, सिंगल प्लेन है। तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये भी कौन सा है, इसका सेकेंड रूल है, किसका, लॉ ऑफ लाइट का, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड रूल है ये। ठीक है, तो दो रूल है, दोनों रूल आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और आपको जो जहाँ पे नॉर्मल का एंगल है, तीनों कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, एक ही प्लेन के पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तीनों रेज के पॉइंट्स। दूसरा क्या था कि इंसिडेंट एंगल बराबर क्या होगा, किसके, रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये था, तो ये किसकी कंडीशन थी, ये प्लेन मिरर की कंडीशन थी। अच्छा, प्लेन मिरर की कंडीशन में तो ये तो एंगल के पास हम आ गए। हम बात कर रहे हैं कि प्लेन मिरर में आखिर इमेज फॉर्म कैसे होगा, यहीं पे बता देता हूँ, उसके बाद अब स्फेरिकल की बात करेंगे। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है, इमेज का भी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। देखो प्लेन मिरर कैसा है, ऐसा है, यही हमने बोला कि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के ठीक परपेंडिकुलर हम क्या कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको सीधे पी से पॉइंट दिखा देते हैं, काम ही खत्म। पी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यह है ओरिजिन इसका। ओरिजिन को हम क्या बोलेंगे, पोल बोल देते हैं, जो मेन इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, पोल बोल देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है,
उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए। ऑब्जेक्ट को हम ऐसा कैसा दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, और एरो कैसा होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, वस्तु हो सकती है, कुछ भी। ऑब्जेक्ट को हिंदी वस्तु ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, अब देखो इसका इमेज कैसे बनता है, इसका इमेज फॉर्म कैसे होता है। प्लेन मिरर की बात करें तो आप जब शीशे को जब देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आपका इमेज कहाँ बन रहा है, आप क्या रियलाइज़ किए हो। आप देखे होंगे कि जो इमेज होता है वो हमारा क्या बनता है, ठीक उतना ही पीछे बनता है जितने दूरी पर हम खड़े हैं, है ना। तो कैसे हो रहा है, एक लाइट आपकी कहाँ जा रही है, देखो ढेर सारे लाइट्स, चूंकि पता है लाइट हर जगह से आ रही है, तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस करने के लिए केवल 2 लाइट का मेन इस्तेमाल करेंगे, 2 लाइट का ही इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी वो लाइट का इस्तेमाल करेंगे, ये देखते हैं। एक लाइट जो सीधे टॉप से निकलती हो, एक लाइट जो टॉप से निकले, तो भैया टॉप से लाइट निकली और टॉप से लाइट निकलते हुए गई और निकलते हुए गई और प्लेन पे गई। और वो वाली लाइट जो होगी हमेशा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल होगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर होगी वो लाइट, ठीक है। अब ये लाइट बिल्कुल सेम आ रही है। अब जब सेम आ रही है तो क्या होगा भैया, चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है और ये मिरर कौन सा है, प्लेन मिरर है, तो ये वापस क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। हाँ, अगर कोई लाइट प्लेन मिरर की कंडीशन में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है और तो वो लाइट क्या होगी, वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, है ना। वापस क्या होगा, उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। क्या हुआ, लाइट क्या हुई, वापस की वापस पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस कहाँ पहुँच गई, वो ठीक से ऑब्जेक्ट के पास पहुँच गई। लेकिन मैंने बोला कि प्लेन मिरर क्या करता है, जब आप खड़े होते हैं तो उतना ही डिस्टेंस बताता है जितनी दूरी पर हो। तो मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है। वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो 5 सेंटीमीटर ही दूर यह क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में जब वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है उतनी ही दूरी पर ये क्या कर देगा, इसका इमेज क्रिएट कर देगा। अब वो इमेज बना दो भाई, सेम ऐसा ही इमेज बन जाएगा। अब वो इमेज यहाँ बन गया, अगर इसका नाम ए बी था तो ये बन गया तुम्हारा ए डैश बी डैश, और इसका हम ऑक्सिलरी मान लेते हैं। जो इमेज जा रहा है वो कुछ ऐसा जा रहा है, लाइन ये रेज गई, ठीक उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। इसी को बोलेंगे TIR, हम आगे बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब जब प्लेन मिरर में हम किसी की इमेज की बात करते हैं तो वो इमेज कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे है, इसका डिस्टेंस मायने नहीं रखता। जितनी दूरी पर वो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट से दूर, उस मिरर के प्लेन से दूर होगा, उतनी ही वो अंदर की तरफ वो क्या होगा, उसका इमेज भी क्रिएट होगा। तो इसका इमेज कैसा होगा, वास्तव में क्या ये इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट करता है। वो इमेज कहाँ बनता है, पीछे की तरफ बनता है, दर्पण के जो साइनी साइड है, जो पॉलिश साइड है उस तरफ बनता है। चूंकि पॉलिश साइड में बनता है इसीलिए इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कौन सा इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, एक इमेज कैसा बनाया, वर्चुअल इमेज बनाया। साइज क्या रहा, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, है ना। इसकी हाइट कितनी रही, जितना ऑब्जेक्ट का था उतना ही था, है ना। रियल इमेज तो बना नहीं, बना कैसा, वर्चुअल इमेज। इसकी साइज कितना रही, सेम एज ऑब्जेक्ट रहा। और ये कैसा रहा, बिल्कुल सीधा रहा, है ना, नॉर्मल इमेज बना। तो ये प्रॉपर्टी जो थी किसकी थी, प्लेन मिरर की थी। प्लेन मिरर में कुछ इमेज ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं थोड़ा स्फेरिकल की। स्फेरिकल जरा इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल की बात करते हैं तो देखो बुक्स में आपको मिलेंगे कि 3 तरह के आपके मिरर्स हैं, है ना। तो वो 3 तरह के एक्चुअली नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, 2 ही तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल। प्लेन के बारे में मैंने बता दिया। स्फीयर कहने का मतलब क्या है, आपने बॉल देखा है, बॉल क्या है, एक स्फीयर है। कोई भी गोल चीज़ क्या है, एक स्फीयर है। तो एक स्फीयर कैसा होता है, गोला कैसा होता है, जरा गोला बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं गोला कैसे बना दूँ, है ना। एक गोल बना दिया, ये गोला मैंने बनाया, लगभग लग रहा है सीधे गोल ही बन गया है। वैसे आप देखो तो ये सर्कल दिखेगा, ये 2D डायमेंशन में है। अगर 3D में इसको देखने की कोशिश करो तो ये आपको गोला दिखाई देगा, बॉल की तरह दिखाई देगा, है एक बॉल की तरह दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया है, बॉल का ही एक छोटा छोटा पोर्शन ले लिया है। एक पोर्शन यहाँ से मैंने इसको ऐसे काट दिया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे काट दिया, समझ में आ रहा है। मैंने ऐसे ऐसे बॉल को काट दिया। काटने के बाद क्या बचा वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो काटने के बाद आपको जादू दिखाई देगा यहाँ पे। देखो मैंने क्या कर दिया,
दो स्फीयर का छोटा छोटा दो मैंने पार्ट बना दिया। इसी दोनों पार्ट्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोला गया है कॉनकेव और एक को बोला गया है कॉन्वेक्स। एक को बोला गया है कॉनकेव और एक को बोला गया है कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अवतल। और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्तल, है ना। तो कॉनकेव अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल, ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर है। स्फेरिकल मिरर मैंने लिया, स्फेरिकल मिरर के छोटे से हिस्से को इधर से काट दिया, छोटे के हिस्से से इधर से काट दिया। अब कब कॉनकेव बोलेंगे कब कॉन्वेक्स बोलेंगे ये भी तो भाई जानना जरूरी है। तो इसका सीधा सीधा फंडा आपको कहाँ जानने को मिलेगा, क्या करना है, केवल पॉलिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि कब हम इसको कॉनकेव बोलेंगे और कब इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो देखो, जब पॉलिश बाहर की तरफ हो, जब पॉलिश क्या हो, वेयर इज माई ब्लैक पेन, जब पॉलिश अगर बाहर की तरफ हो, कुछ ऐसे पॉलिश किया हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। और जब पॉलिश अंदर की तरफ किया हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। समझ में आया क्यों मैंने बोला कि दो तरह के ही होते हैं मिरर, एक होता है प्लेन और स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का ही क्या मिल गया, दो टाइप आपको मिल गया, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो पेंटिंग होती है, जो शाइनी सरफेस बनाया जाता है, जो पेंट किया जाता है, जो मेटेलिक शाइनी सरफेस दिया जाता है, वो किधर दिया जाता है, अंदर की तरफ पेंट किया जाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो किधर होता है, पेंटेड सरफेस आउटवर्ड्स की तरफ होता है ना। तो ये थे आपके स्फेरिकल के प्रयास, दोनों का यूज़। अच्छा, इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखो, आपके घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये चीज़ है, चम्मच। हाँ भाई, आप इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, वरना हाथ तो जिंदाबाद है ही। देखो, इसको अगर मैं ऐसे देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ये उठा हुआ वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है, अंदर वाला जो गड्ढा वाला हिस्सा इसको हटा देते हैं। अंदर वाला जो हिस्सा है गड्ढा वाला कुछ अंदर है, ये वाला है। तो जब कोई लाइट इधर से हम देखने की कोशिश करें, जब मैं इसको इधर से देखने की कोशिश करता हूँ, ऐसे देखने की कोशिश करता हूँ, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और जब इसी चीज़ को मैं ऐसे पलट देता हूँ, यानी किसी का अपोजिट साइड लेता हूँ, जब मैं इसको इधर से देखने की कोशिश करूँगा, इधर से नहीं देखना है अब हमको कहाँ देखना है, मैं देखने का साइड इधर ही है। हमारी जो आँख है वो इधर ही बनी हुई है ना। हमको दोनों कंडीशन में देखना कहाँ से है, इधर से ही देखना है। तो जब मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो ये क्या दिखाई देता है, कॉनकेव। और जब मैं इसको ऐसे दिखाई देता हूँ, ऐसे देखता हूँ यहाँ से, अब इधर वाले सरफेस को मैं ऐसे पलट दिया, अब ये वाला सरफेस क्या हो गया आपका, पॉलिश्ड हो गया। अब ये वाला सरफेस सामने आ गया, चिकना वाला, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना। उठा वाला पार्ट ऐसे जो है, ऐसे उठा हुआ है शेप में, ये वाला ऐसे है, अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ है। देखो हाथ को देखो, जो अंदर की तरफ है, जो गड्ढा बना रहा है, केव बना रहा है, वो क्या कहलाएगा आपको, कॉनकेव कहलाएगा, हिंदी में अवतल बोलेंगे। और जो उठा वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा, है ना। जो कॉनकेव होगा इसके पीछे वाले सरफेस में पॉलिश किया रहेगा, और जो कॉन्वेक्स होगा उसके अंदर वाले सरफेस में पॉलिश किया रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में लाइट अंदर की तरफ जाएगी और इस कंडीशन में लाइट इधर से आएगी, है ना। स्फेरिकल के दोनों पार्ट के एनालिसिस हम लोग इसका करेंगे बिल्कुल रे डायग्राम में अपना, ठीक है। तो रे डायग्राम में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी मेरा बेसिकली मोटो ये था कि आपको समझाना कि आखिर हमने जो ये स्फेरिकल मिरर बनाया, दो टाइप का बन गया। अच्छा, इन दो टाइप का इस्तेमाल कहाँ होता है, हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, आसान हो जाएगी। बाकी थ्योरी पार्ट्स जो होंगे वो सारे आसानी होंगे आगे पढ़ने में। देखो, कॉनकेव का जो इस्तेमाल होता है वो मेनली यूज हम करते हैं कहाँ पे, आपके बोल दो जैसे सैलून वगैरह में, किसी भी चीज़ को क्या होता है कन्वर्ज करके देखने में। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ आपको, इस फिगर को ही, ठीक है, इसी पे बनाते हैं। आइए इस पे बनाते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इस आँख को थोड़ा हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा और स्पेस मिल जाए। एक क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि ये क्या था, एक स्फीयर था, तो एक स्फीयर का सेंटर होगा, है ना। इस सेंटर से हम एक लाइन ले आते हैं एकदम बिल्कुल सीधा, है ना। सेंटर थोड़ा मेरा इधर हो गया तो हम पॉइंट को ही गिरा देते हैं। एक लाइन की मैं ड्रॉ करता हूँ, लाइन मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सी बोल देते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हाँ, कर्वेचर बोल देते हैं, कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको क्या पता है क्या कहलाती है,
आर कहलाती है। तो जो ये पॉइंट टच कर रहा है, इस पॉइंट का मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ क्या, पी, पोल है ना। यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया स्फीयर का, यानी कि इसका सेंटर हो गया, और इसके सेंटर का से जो ये इसका जो क्या बोलते हैं इसको, पेरीमीटर है, इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसके जो बॉर्डर को जो टच कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा कहला रहा है, पोल कहला रहा है। सेंटर से लेके इसके सरकमफ्रेंस के बीच का जो सबसे मिडिल पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं फोकस। सेंटर से लेके इसके सरकमफ्रेंस का जो ठीक बीच का पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक बीच में होना चाहिए, याद रखना है आपको, ये क्या होगा, फोकस। इसको हम एफ से दिखाएंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखो 3 पॉइंट हमको मिल गया, हमको इन्हीं 3 पॉइंट पे एनालिसिस करना है, पूरा का पूरा मिरर, पूरा का पूरा लेंस। तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि मैंने ये 3 पॉइंट बनाए कैसे हैं। सी क्या होता है, किसी भी स्फीयर का सेंटर पॉइंट। पी क्या होता है, किसी भी स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट से उस स्फीयर के क्या बोले टेंजेंट पे लाइन खींची गई या उसके सरकमफ्रेंस पे पॉइंट को मिला रही हो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। सी और पी यानी कि सेंटर पॉइंट और पोल का ठीक मिड पार्ट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक मिड पार्ट क्या कहलाएगा, फोकस। मिड पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है, तो पी और एफ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एफ और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आया। इसको इसीलिए हम याद रखना है कि जो हमेशा ये वाला डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, सी की जो वैल्यू होगी हमेशा कितनी होगी, 2f होगी। इसीलिए एक आपका न्यूमेरिकल जब एनालिसिस करेंगे तो हमको निकल के आएगा, जब सेंटर की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 2f होगी। क्यों, क्योंकि ये भाई आधा पार्ट, ये आधा पार्ट, दोनों मिलकर सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2f हो जाती है ना। तो कई जगह यहाँ पे आपको 2f भी लिखा मिलेगा, लेकिन हम इसको सी से मान के चलते हैं। तो आपको पता चल गया f, आपको पता चल गया सी क्या है, आपको पता चल गया पी क्या है, ठीक है। तो अब देखो लाइट इधर से तो आने से रही, है ना, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, एक स्मूथ सरफेस चाहिए, शाइनी सरफेस चाहिए, तभी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, लाइट को मैं रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, लाइट को रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं भाई। तो लाइट को रिफ्लेक्ट आइए कराते हैं। तो लाइट को मैं किस, हाँ रेड से दिखाते हैं, आइए। तो लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल एक लाइट ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है ना। तो देखो इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि सी से दूर कहीं भी हो, इस सेंटर ऑफ स्फीयर से क्या हो, कहीं भी हो, कितना भी दूर पे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं हम। इनफाइनाइट से उस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो रे डायग्राम का, तो एक बेसिक फंडा याद रखना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से हम केवल एक लाइट, 2 लाइट का एनालिसिस करेंगे बस। एक लाइट जो उसकी खोपड़ी से निकलती हो, और एक लाइट जो उसके बॉटम से निकलती हो, है ना। लेकिन खोपड़ी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो खोपड़ी से हम 2 लाइट को निकालेंगे, 2 लाइट के रेस को निकालेंगे, एक्चुअली में कहना उचित होगा, है ना। तो मान लेते हैं एक इनफाइनाइट पॉइंट पे एक था पॉइंट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इनफाइनाइट पे, यहाँ से रेज निकल के आई, हमको नहीं पता कहाँ है, इसलिए इसको उड़ा देते हैं, हमको नहीं पता आ रही कहीं से लाइट। अब ये लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के, इस एक्सिस को क्या बोलते थे हम, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य एक्सिस बोलते थे, इसको क्या बोलते थे हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, हिंदी में मुख्य अक्ष, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है। तो याद रखना कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो हमेशा वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, हमेशा वो रिफ्लेक्ट होके निकलेगी कहाँ से, फोकस से। हमेशा वो कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो ये मेरा एंगल पता नहीं सही बना है या नहीं बना है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए था। तो ये रे डायग्राम बनाने समय आप हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करिए, शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करिए रे बनाने का, ठीक है। तो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट के से लाइट जो निकलती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, अगर वो किसी स्फीयर के सरफेस से टकराती है, तो वो लाइट टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, हमेशा फोकस से गुजरेगी, ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा तो इस केस में क्या होगा सर, अगर आपने ऐसा बोल दिया तो ठीक है, इस केस में भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, आपको बस पता चल गया क्या होता है। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, ताकि दोनों को मैं इसी ग्राफ में समझाने की कोशिश करूँगा। इसको मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा बाद में, आपको बताऊँगा मैं अलग अलग करके, अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सेंटर पॉइंट तो भाई सेम रहेगा, अंदर की तरफ ही रहेगा, है ना।
इसमें भले फिगर अंदर की तरफ बन रहा हो, इसका पॉलिश्ड एरिया यहाँ से बन रहा हो, इसका भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पोल होगा, पोल होगा। और सी और पी के बीच का जो मेन पार्ट होगा वो क्या होगा, एफ होगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, कॉन्वेक्स की, उत्तल की बात कर रहा हूँ। तो देखो आपको पता है क्या, क्या पता है भाई आपको, कि यही कि लाइट अब इधर से तो जा नहीं सकती, इधर से तो लाइट जा नहीं सकती, तो लाइट जाएगी इधर से, इधर से आएगी। तो भैया चलो लाइट इधर से ले आओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आते हैं हम लाइट। ये लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट से कहीं से लाइट आ रही है, तो लाइट कहाँ जा रही है। अब इसका देखो, अब ये लाइट यहाँ टकराया, टकराने के बाद कहाँ चला गया, अरे ये क्या हो गया सर, एक लाइट और ले आइए, चलो लो भाई एक लाइट और ले आते हैं, ये लो एक लाइट और ले आइए, नीचे भी ले आइए सर लाइट, लीजिए नीचे भी ले आते हैं भाई लाइट, ये लो। हो क्या रहा है, अरे ये भी आया, ये भी टकरा के इधर, अरे ये भी आया, ये भी टकरा के इधर, ये भी टकरा के इधर, ये क्या हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा था, इसमें लाइट हम एक और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आते हैं तो ये भी टकरा के निकल गया, है ना। इसमें भी ले आते हैं, अरे सर इसमें भी ले आओ, कहाँ गया मेरा रेड वाला, ये लो, ये कहाँ गया टकरा के, ये लो, ये क्या हो रहा है। तो देखो स्फीयर का शेप देखो जरा सा, इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा था, ये लाइट ऐसे आ रही है जा रही है ऐसे, ऐसे आ रही है जा रही है ऐसे, तो ऐसे आ रही है जा रही है ऐसे, ऐसे आ रही है जा रही है ऐसे, कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसलिए एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो देना जरूरी है सब में, इसलिए आप दे देना खुद से। तो देखो हो क्या रहा है, इसमें लाइट अंदर की तरफ आ रही है और अंदर की तरफ घुस रही है ना, अंदर की तरफ ही आ रही है। यानी कि लाइट जब इस कॉन्केव मिरर में आती है तो कॉन्केव मिरर में आने के बाद वो क्या हो रही है, फोकस की तरफ भाग रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इसका सरफेस कैसा है, ऐसा है, यहाँ से कोई टकराया तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, उसको और धक्का कहाँ मिल रहा है, अंदर की तरफ धक्का मिल रहा है। तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन जो कहलाता है, इसको हम बोलते हैं लाइट का कन्वर्ज होना। लाइट का क्या होना, कन्वर्ज होना, आपस में बिल्कुल संकुचित हो जाना, मिल जाना, इकट्ठा होना, है ना। तो यानी कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कोई भी लाइट अगर आप यहाँ पे इसके अंदर आती है तो वो कौन सी लाइट होती है, वो क्या होती है लाइट की प्रॉपर्टी में, वो कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होती है। देखो इकट्ठा कहाँ हो रही है, सारी लाइट फोकस पे इकट्ठा हो रही है, सारी लाइट जो भी टकरा रही है वो कहाँ इकट्ठा हो रही है, फोकस पे इकट्ठा हो रही है ना। अब इस वाले कंडीशन में देखते हैं कॉन्वेक्स वाले में। कॉन्वेक्स वाले में आप क्या देख रहे हो, जब लाइट आ रहा है तो चूंकि इसका सरफेस कैसा है, ऐसा है, तो कोई जब चीज यहां टकरा रहा है तो यहां स्लिप हो जा रहा है, भाई टकरा रहा है तो स्लिप हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये उठा हुआ है, ये वाला स्लिपी एरिया, इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है तो किधर की तरफ स्लोप है, तो बाहर की तरफ स्लोप है। जब बाहर की तरफ स्लोप है तो ये रेज भी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। देखो टकराया भाग गया, टकराया भाग गया, टकराया भाग गया, माने कि अब इस कंडीशन में इसका इमेज सर कहाँ बनेगा, कैसे पता चलेगा हमको। तो देखो इस कंडीशन में इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इसी लाइन को एक्सटेंड करते चले जाएंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करते चले जाएंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करते चले जाएंगे और इस लाइन को एक्सटेंड करते चले जाएंगे। ये भी इमेज का सारा पॉइंट कहाँ फोकस होगा, फोकस पे आएगा। इसका भी इमेज अगर हम ड्रॉ करने चाहें तो कहां बनेगा, हमेशा फोकस से बनेगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में जो हमारा इमेज बन रहा था वो इमेज कैसा बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था। और इस वाले कंडीशन में जो हमारा इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। रियल का मतलब वास्तविक बन रहा है, वर्चुअल का मतलब आभासी बन रहा है। क्यों बन रहा है मैंने आपको बताया, नहीं समझ में आया क्यों बन रहा है। देखो ये वाला चीज क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, और ये मिरर के सामने बन रहा है। जो चीज सामने बनती है वो वास्तविक होता है, जो पीछे बनता है वो काल्पनिक होता है। समझ में आया। अरे जो हमको दिखाई देगा हम उसी को तो सच मानेंगे, जो हमको नहीं दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये भाई इमेजिनरी है, ये वर्चुअल है, ये काल्पनिक है। सेम फंडा यहाँ है, ये है रियल, ये है वर्चुअल, ये है रियल, ये है वर्चुअल।
वर्चुअल क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया कि हाँ भाई ठीक है, इसके पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो हमको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई लाइन आती है तो उसका अगर इमेजिनरी हम ड्रॉ करें तो वो लाइन कहाँ से होकर गुजरनी चाहिए, वो हमेशा क्रॉस करेगी, इसको फोकस को क्रॉस करेगी। तो जब ये बाहर की तरफ निकल गया, जब मैंने इसका लाइन ड्रॉ करना चाहे पीछे की तरफ जब ले आया, तो मैंने पाया कि सारे के सारे रेज आखिर मिल कहाँ रहे हैं, फोकस से बन रहा है, यानी कि इसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस से बन रहा है और पीछे बन रहा है। तो कैसा बनेगा वो इमेज? वर्चुअल इमेज होगा हमेशा। कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और कॉन्केव में क्या हो रहा था, हमेशा इमेज कैसा बन रहा था? रियल इमेज बन रहा था। तो समझ में आया? तो जब आप इस चम्मच को ऐसे करके देखोगे तो जो लाइट इस पे पड़ेगी वो लाइट क्या होगी? हमेशा अंदर की तरफ आएगी। देखो शायद दिख रहा हो तो, नहीं ऐसे देखते हैं, इसको देखते हैं, नहीं दिख रहा है, देखो मैंने दिया इसको अंदर की तरफ और रेस कहाँ बन रहा है? मेरे हाथों पे बन रहा है ना? एंगल ये है और बन कहाँ से रहा है, निकल कहाँ से रहा है? मेरे हाथों से तो निकल रहा है, देखो, है ना? अब इसके अपोजिट करूंगा तो मेरे हाथों पे नहीं बनना चाहिए, देखो मेरे हाथों पे नहीं बनेगा। अब इस एंगल से दिया, देखो कहाँ भाग के जाएगा, ये न जाने कहाँ चला गया। यहाँ दे रहा हूँ, देखो बाहर की तरफ ये लाइट आ रहा है, सीधा लाइट आने की कोशिश ही नहीं कर रहा, और यहाँ मैं किसी भी एंगल से दूं ये कहाँ जा रहा है? बीच में जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये देखो, दिख नहीं पा रहा होगा, मैं इसको पेपर पे आपको या फिर एनिमेशन आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब अगर ये वाला कंडीशन हो, इमेज कहाँ बन रहा है? पीछे की तरफ बन रहा है, इस पॉलिश एरिया के। और ये वाला कंडीशन हो तो इमेज कहाँ बन रहा है? इधर से लाइट टकराएगी तो इधर ही बन जाएगा। और इस वाले कंडीशन में लाइट इधर से आ रही है तो कहाँ बन जाएगा? इसके पीछे बनेगा। मिरर के पीछे किसमें बनता है? कॉन्वेक्स में बनता है, उत्तल में बनता है। मिरर के आगे कहाँ बनता है? कॉन्केव में बनता है, अवतल में बनता है। याद रखना है, कॉन्केव में हमेशा इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स इमेज कैसा बनेगा? हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है?